गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले क्लास 10th के लेक्चर 2 के बारे में, यानी क्लास 10th का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लेक्चर 1, जहां पर हमने बातचीत की थी एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, और जहां पर हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। आज की क्लास में जो बातें हो चुकी थी इंट्रोडक्शन में कि हम क्या पढ़ेंगे, उसी पर करेंगे हम आपसे बात। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो होने वाली है सबसे पहली बात, यानी कि आज की इस क्लास में सबसे पहली चर्चा होगी हमारी आपकी इंडिकेटर टॉपिक पर। यानी आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। यानी कि हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो लेक्चर सेकंड आज स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था, जहां पर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने दे दी थी कि इस चैप्टर में हमें ओवरऑल पढ़ना क्या क्या है। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जैसे ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो बेटा, इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, हमने इसके पहले भी बताया था। ऊपर नाम से देखने पे समझ में आता है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक एसिड है, एक बेस है, एक सॉल्ट है। नहीं, उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज इंडिकेटर। यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना है इंडिकेटर होता क्या। नाम से ही समझ में आता है इसका काम। यानी अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा करें आपसे चर्चा या विचार करें कि व्हाट इज इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर जो टॉपिक है ना, इसी में इसकी डिफिनीशन छिपी हुई है। यानी कि इंडिकेटर के अंतर्गत ही हमें समझ में आ सकता है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जरा गौर करिएगा, इंडिकेट शब्द से इंडिकेटर बना है, यानी कि इंडिकेट से इंडिकेटर बना है। तो इंडिकेट करने का मतलब दिशा निर्देश, यानी कि किसी चीज के बारे में हमें जानकारी मिल रही हो, इंडिकेशन मिल रहा हो, तो उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना प्रदान करने वाला, यानी इंडिकेटर का मतलब हुआ सूचक, हिंदी में कहते हैं। यानी कि हिंदी में इंडिकेटर्स को हम दूसरे नाम से, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसे सूचक कहते हैं, यानी जो हमें सूचना देता हो। अब सवाल यह है कि वो किस चीज की सूचना दे रहा है, कौन सी चीज की जानकारी हमें इंडिकेटर से मिल रही है, हमें बात इस पर करनी है। तो बेटा खूब ध्यान से समझना, गौर फरमाइएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। A to Z एक एक बात हम आपको क्लियर करके जाएंगे। आज के इस लेक्चर में इंडिकेटर का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सवाल यह है कि इंडिकेटर होता क्या है ना। जैसे आपने अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाएं, तो जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या कोई भी आप वाहन देखते होंगे, गाड़ी मोटर जितनी भी सड़क पे चल रही हैं, आप उसमें देखते होंगे कि इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर का मतलब कि आप किस डायरेक्शन में टर्न लेना चाहते हैं, यह वह इंडिकेटर बताता रहता है। यानी कि गाड़ी चलाने से पहले हमें इन सभी चीजों की जानकारी होना बेहद जरूरी होती है। यानी कि इंडिकेटर हम तब ऑन करते हैं जब हम कहीं टर्न लेना चाहते हैं। यानी कि वो जो इंडिकेटर बाइक में लगा हुआ है, वह इंडिकेटर इस बात की जानकारी देता है कि हम लेफ्ट या राइट टर्न होना चाहते हैं, जिससे कि आपके पीछे और आपके आगे आने वाली गाड़ियों को इस बारे में जानकारी मिल सके। तो इंडिकेटर का मेन मोटिव वो था। तो यहां पर इंडिकेटर का मेन मोटिव क्या है, तो हम कहते हैं यहां पर इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो इस बात की जानकारी देता है कि दिया गया दूसरा केमिकल सब्सटेंस ये क्या है, यह एसिड है या बेस है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एसिड या बेस के बारे में हमें इंडिकेटर से पता लगता है। यानी इंडिकेटर एक केमिकल स्पीसीज, केमिकल सब्सटेंस है जो हमेशा हमेशा एसिड या बेस की प्रेजेंस का डिटेक्शन करता है। यानी कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड हमें दे दिया जाए, तो हम इंडिकेटर की माध्यम से उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कोई सब्सटेंस आपको दिया जाए, पूछा जाए कि ये क्या है, ये एसिड है या बेस है, तो कैसे पता करोगे कि वो एसिड है या बेस है, तो हम कहते हैं हम इंडिकेटर के माध्यम से उसका टेस्ट कर लेंगे। अब सवाल आता है कि इंडिकेटर के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि वह एसिड है या बेस है। यही काम है कंप्लीटली इंडिकेटर का। मेरी बात आपको उम्मीदन समझ में आ जानी चाहिए। हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, क्या आपको ये बात क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम आगे ये बात डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने ये देखा कि इंडिकेटर का मेन रोल क्या है, फंक्शन क्या है, किस काम में इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। तो हमने ये कहा कि इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे एक छोटा सा चीज हम आपको बताएं, अगर हम एसिड या बेस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बेटा हम ये जानते हैं एसिड बड़ा खतरनाक होता है। जैसे हम छोटी क्लास में होते थे तो हमारे दिमाग में केवल ये बात चलती थी, एसिड बड़ा खतरनाक होता है। तो एसिड अगर बहुत खतरनाक होता है तो हम उसको हर समय टेस्ट करके तो पता नहीं करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जाए छू के देखें जल जाए तो कहें एसिड है। क्या हर एसिड खतरनाक होता है? अगर हर एसिड खतरनाक नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई कम खतरनाक क्यों है? इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? क्या हर समय हम जाएंगे टच करके देखेंगे? क्या नहीं। और अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस हमें दिए गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है, किससे हम जल सकते हैं, किससे नहीं जलेंगे, क्या बेस से भी जल सकते हैं या नहीं जलेंगे, क्या सॉल्ट हमारे ऊपर कैसा वर्क करता है। इस तरह के तमाम सवाल हमारे जीवन में आते हैं। तो हर चीज का ये थोड़ा ना तरीका है कि आप उसको टेस्ट करने के लिए आप जाओगे चेक करोगे खट्टा है कि नहीं खट्टा है, छुओगे जलता है कि नहीं जलता है ना, रिएक्शन करा करके देखोगे। हर समय ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो एक जनरल वे में हमने इंडिकेटर की डिस्कवरी की, जहां पर हम इंडिकेटर के माध्यम से यह जान पाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है बेटा या कोई सब्सटेंस बेसिक है। यानी किसी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक होने की जो जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? इंडिकेटर से मिलती है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम कहते हैं ये इंडिकेटर, तो ये कॉन्सेप्ट था इंडिकेटर का, ठीक है। अब हम कहते हैं ये इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं और इन इंडिकेटर्स का एक्चुअली रोल क्या है हमारे डेली लाइफ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं जहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर नाम का एक बेहद अच्छा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। आज की इस क्लास में हमारी आपसे बातचीत होने वाली है कि हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो टोटल कितने पार्ट इंडिकेटर में बनेंगे वो भी हम आपके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इंडिकेटर। हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिकेटर्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। हम सिंपल सा एक फंडा अपनाते हैं जहां पर हम इंडिकेटर को क्लासिफाई करके आपके सामने लाएंगे। जरा देखिए, बहुत प्यार से, बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे हम चीजों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझा पाएं। हम कहते हैं कि अगर हम इंडिकेटर को क्लासिफाई करेंगे तो बेटा इंडिकेटर को हम टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। यानी कि हमारे पास जो इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट आया उसके टोटल कितने पार्ट आ गए? 4 पार्ट आ गए। अब हम चारों पार्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है बेटा उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर। व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? तो नेचुरल इंडिकेटर किसे कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में। उसके बाद हम कहते हैं इसके थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो इसका आता है बेटा उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि हमारे पास तमाम तरह के इंडिकेटर हैं। तो हम तीसरे पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें हम कुछ और बात डिस्कस करेंगे। उस फोर्थ पार्ट को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि हमारे पास इंडिकेटर टॉपिक के अंतर्गत ये 4 बातें आई। तो पहली बात में हम लोगों ने डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर, दूसरे में सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरे में ऑल्फैक्टरी और फोर्थ टॉपिक में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर ली है। तो चलिए अब एक एक बात हम डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ये जो 4 तरह के इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन 4 तरह के इंडिकेटर में क्या क्या है उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाते हैं। ऑल्फैक्टरी में क्या होगा, यूनिवर्सल में क्या होगा, इसके बारे में जरा सुनिएगा। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जो नेचर से हमें ऑब्टेन होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रकृति से प्राप्त कोई ऐसी चीज जिससे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। यानी कि नेचर से ऑब्टेन्ड कोई भी ऐसा सब्सटेंस
जो एसिड या बेस का इंडिकेशन देता हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। यानी कि एनी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस in any solution is known as indicator, is known as natural indicator. या natural indicator is obtained from nature which gives information about the acidity or basicity of given substance. यानी कि हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है और जिससे हम किसी की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में बता सकते हैं। अब बेटा इस नेचुरल इंडिकेटर में हमारे यहाँ दो तरह के इंडिकेटर हैं, यानी कि इस जो नेचुरल इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। यानी नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत एक आपका आता है टर्मरिक और दूसरा आता है रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज तो लाल गोभी कह सकते हो। तो हम कहते हैं कि टर्मरिक और रेड कैबेज ये दो हमारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। यानी नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत हम इसको पढ़ सकते हैं। और आपको बताएं जानकारी के लिए कि जो टर्मरिक है इसका कलर कैसा होता है, येलो। हल्दी की बात करें ना, हल्दी जो आप यूज करते हैं वो, और रेड कैबेज रेड कलर की होती है। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर जो दूसरा टॉपिक इसमें है बेटा, इसके अंतर्गत हम तीन बात पढ़ते हैं। अब जरा समझिएगा तीन बात वो क्या है। एक हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर में हम एक लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। दो बात होती है बेटा, एक लिटमस पेपर होता है और एक लिटमस सॉल्यूशन होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन। इसको सिंथेटिक इंडिकेटर में क्यों रखा, क्योंकि सॉल्यूशन बनाया गया है। लिटमस पेपर हमारा नेचुरल के अंतर्गत आता है। हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के अंतर्गत हमने लिटमस सॉल्यूशन की बात की। दोनों हम समझा देंगे, पेपर भी समझा देंगे। लिटमस सॉल्यूशन दूसरा हमारा आता है मिथाइल ऑरेंज, यानी कि यह भी एक इंडिकेटर है। यानी आप कह सकते हो लिटमस सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज। और तीसरा हो जाएगा फेनोप्थलीन। क्या, फेनोप्थलीन। ये हमारा तीसरा इंडिकेटर हो गया। यानी कि हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जिसमें पहला पार्ट है लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा क्या हो गया, फेनोप्थलीन हो गया बेटे। अब हम कहते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, अगर हम इसके अंतर्गत बातचीत करें तो क्या इसके अंतर्गत आता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंतर्गत बेटा बिल्कुल अच्छी सी बात है, अनियन यानी प्याज की बात करते हैं। और दूसरा इंडिकेटर इसके अंतर्गत आता है वैनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वैनिला एक्सट्रैक्ट और अनियन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यहां पर हम पीएच पेपर, पीएच स्केल एटसेट्रा की बातचीत करते हैं। यानी पीएच पेपर के बारे में बात करेंगे, पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। यह डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और जिसके द्वारा हम किसी की एसिडिटी और बेसिसिटी तो पता करते ही हैं, साथ में ये भी पता करते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। इसके बारे में भी हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चल जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने सबसे पहला डिस्कशन आपसे नेचुरल इंडिकेटर का किया कि ऐसा कोई भी इंडिकेटर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नेचर से ऑब्टेन होता है और नेचर से ऑब्टेन होने के बाद वह इंडिकेशन के काम में आता है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि मैन मेड, जो हम खुद बना रहे हैं। हम कहते हैं उसमें एक लिटमस सॉल्यूशन है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज है और तीसरा फेनोप्थलीन है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल होता है जनरल, या फिर आपको दो तरह के कलर मिलेंगे, या ब्लू लिटमस मिलेगा, रेड लिटमस मिलेगा। ठीक है, हम कहते हैं लिटमस पेपर का कलर ऐसा बताया गया। आप ब्लू लिटमस और रेड लिटमस अलग अलग कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन का कलर अलग अलग मिल जाएगा, तो आप इसके कलर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आइए मिथाइल ऑरेंज, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। उसके बाद आप देखिए फेनोप्थलीन है। फेनोप्थलीन क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब ये एसिड में जाएगा तो क्या शो करेगा, बेस में जाएगा तो क्या शो करेगा, इसको हम सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि आपको जानकारी में थर्ड बता दे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सेंस ऑफ स्मेल की बात करते हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पर हम स्मेल के बेसिस पर बेटा डिटेक्ट करेंगे। किसके बेसिस पर, स्मेल के बेसिस पर हम डिटेक्ट करेंगे कि यह एसिड है या बेस।
ठीक है, हम वो कैसे करेंगे अभी समय आने पर बताएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मिक्सचर है, ढेर सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पीएच पेपर, पीएच स्केल, ठीक है, लॉग का कॉन्सेप्ट, ये सब डिस्कस करते हैं। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारा, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या चीज है, वो ये है कि इससे हम किसी एसिड और बेस के स्ट्रांगनेस के बारे में भी पता कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कुछ एसिड से हाथ जल जाता है, कुछ से नहीं जलता, तो वो ये बताता है कि वो कौन से हैं जिससे जलेगा और वो कौन से हैं जिससे नहीं जलेगा। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है बच्चे जिसमें हम ये जानते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हमारे लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो ढेर सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, और इसके माध्यम से हमें किसी एसिड के स्ट्रांग या वीक होने का, किसी बेस के स्ट्रांग या वीक होने की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ टॉपिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी कि हमने इंडिकेटर को क्लासिफाई कुछ इस प्रकार से किया। अब बच्चे हम एक एक पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहली बात हमारी जो शुरू होगी वह नेचुरल इंडिकेटर से शुरू होगी। यानी कि हम नेचुरल इंडिकेटर, फिर सिंथेटिक, फिर ऑल्फैक्टरी, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बात। अब जरा ध्यान से समझिएगा। यानी हमने ये कहा कि ये जो पहला हमारे पास इंडिकेटर आया जिसका नाम हमने नेचुरल इंडिकेटर दिया। अब बेटा ये जो नेचुरल इंडिकेटर नाम आया है इसी पर हमें बातचीत करनी है। हमें समझना ये होगा कि व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि हमने अभी आपको समझाया ऐसा कोई भी इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन होता है और जिसका मेन मोटिव है कि एसिडिटी या बेसिसिटी को डिफाइन करना, यानी किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या होगी और या उस सॉल्यूशन की बेसिसिटी क्या होगी, इसके बारे में पता करना। नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत जैसे अभी आपने देखा कि हम इसमें दो तरह की बात किए थे, पहली और दूसरी। ये जो दोनों तरह की बात हमने आपसे डिस्कस की नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। यानी कि हम आपको बताएं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में जरा गौर करिएगा। यानी कि सबसे पहली बात हमने आपको इसमें समझाई क्या, कि हम नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत हल्दी के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो टर्मरिक हमारे घर में डेली लाइफ में यूज हो रही है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड केस में हम पढ़ते हैं रेड कैबेज के बारे में। यानी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आए बेटा, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो टर्मरिक हमारे पास है इसका कलर कैसा है, येलो है, और जो रेड कैबेज है इसका कलर कैसा है, रेड है। अब हम कहते हैं कि इसको हम एसिड और बेस में अलग अलग देखते हैं कि एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा। हमने कहा कि यहां से हमने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करने का सोच लिया। हम कहते हैं जब टर्मरिक को हम एसिड में डालते हैं, ध्यान से सुनना, यानी अगर हम टर्मरिक को एसिड में मिलाते हैं, यानी हल्दी को एसिड में डाल देते हैं, तो क्या होगा, क्या हल्दी में कोई चेंज आएगा क्या? हम कहते हैं नो चेंज इन कलर, यानी कि हल्दी का कलर कुछ भी बदलेगा नहीं, ठीक है, यानी नो चेंज इन कलर। लेकिन उसी हल्दी को अगर हम बेस के साथ ट्रीट कर दें तो क्या होगा, अगर हल्दी बेस के साथ ट्रीट होगी तो यार बेटा उसमें क्या हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के यानी कलर में चेंज आया और उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। जैसे एक सिंपल सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, हम अपने घरों में देखते हैं लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि आप कभी भी खाना खाते हैं, आपके हाथ में हल्दी लग जाती है ना, हल्दी लगी होती, थोड़ा सा हाथ पीला पड़ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे साबुन से धुलने का प्रयास करते हैं। बेटा अगर उसे आप साबुन से धुलते हो तो साबुन क्या होता है, साबुन बेस होता है, और जब साबुन के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, वो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, यानी आपका हाथ साफ नहीं होगा। यानी कि आप ये मत सोचिए, अगर किसी, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, हल्दी की एक रस्म होती है हमारे यहाँ शादी विवाह में ना, जो हल्दी की रस्म होती है शादी विवाहों में, उसमें अगर आप ध्यान से सुने तो होता ये है कि वहां पर कपड़े में लोगों के हल्दी लगाई जाती है, ठीक है, हाथ से ऐसे पीठ पर लगा देते हैं, कहते हैं वो शुभ माना जाता है, ठीक है। अगर किसी के कुर्ते में, सफेद कलर के कुर्ते में हल्दी लग गई तो क्या होगा, व्हाइट कलर का कुर्ता है, हल्दी लग गई, अब इस केस में बेटा हम उस कपड़े को ले जाकर के खूब साबुन से बढ़िया धुलते हैं,
लेकिन जब हम साबुन से बढ़िया उसे धुलते हैं तो उसके कलर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर आप ये सोचे कि साबुन से धुलने के बाद वह फिर व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइट नहीं होगा, बल्कि उस साबुन से धुलने के बाद उस कुर्ते पर लगी हुई हल्दी का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ सोप इट चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। यानी कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कपड़े में हल्दी लग जाए तो कभी भी उसे साबुन से ना धुलें, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन अगर आप साबुन से धुलेंगे तो उसके कलर में क्या हो जाएगा, चेंज होगा और रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर अगर कलर लग जाता है, मान लीजिए हल्दी लग गई, तो उस कपड़े को कैसे साफ किया जाएगा, हम क्या करें, कोई वीक एसिड डाल दे, कार्बोनिक एसिड डाल दे, नींबू से रगड़ के साफ कर दे? बेटा नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं होगा जब आप हल्दी लगे हुए कपड़े को अगर एसिड से साफ करते हैं। यानी क्योंकि एसिड के कांटेक्ट में आने पर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। बेस के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहां पर यह पूरी की पूरी केस है। अगर आप कभी भी शरीर में हल्दी लगा करके आप नहाते हैं तो ऐसी केस में भी यही रिएक्शन होगा। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम नहाते क्यों हैं। अगर आपसे एक छोटा सा सवाल हम पूछें, हम क्यों नहाते हैं, हम क्यों नहाते हैं, इसका मेन रीजन क्या कहते हैं? लोग बताते स्वच्छ हो जाते, साफ सुथरा हो जाते। नहीं बेटा, केमिस्ट्री कहती है कि हम नहाते इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन होता है, हमारी स्किन एसिडिक हो जाती है, इसीलिए हम नहाते समय साबुन का प्रयोग करते हैं क्योंकि साबुन बेस होता है। और जब साबुन को हम लगाते हैं तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसीलिए हम स्वच्छ फील करते हैं, हमें लगता है कि अब फ्रेशनेस आ गई, क्योंकि साबुन से जब हमने नहाया तो एसिड और बेस का रिएक्शन कराया और रिजल्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पाया। देखिए केमिस्ट्री ने आपको क्या क्या नहीं बताया। अब सवाल इसके और आगे बढ़ता है कि रेड कैबेज की कहानी में क्या होगा। अगर आपको रेड कैबेज दे दी जाए और उस रेड कैबेज के बाद हम इसमें एसिड और बेस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जरा समझिए। हमने कहा अगर रेड कैबेज है और आपको एसिड और बेस का ट्रीटमेंट कराना है, यानी एक केस में आपको एसिड दे दिया गया, दूसरे में आपको बेस दे दिया गया। अगर रेड कैबेज की केस में एसिड बेस का ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो क्या ऑब्टेन करेंगे? एसिड में अगर एसिड आप लेते हैं, आपको लगता है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन है, हमें तो नहीं पता होगा ना पहले। अगर उसमें रेड कैबेज डाल देते हैं, नो चेंज इन कलर, अगर उसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा? वह एसिड कहलाएगा। अगर वही चीज आप बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। यानी कि जिस सॉल्यूशन में आपने डिप किया, आपने रेड कैबेज के 2 टुकड़े लिए, एक बार आपने एक सॉल्यूशन में डिप किया, नो चेंज इन कलर, इट मींस दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंडली आप क्या करेंगे, दूसरा जो रेड कैबेज का टुकड़ा आपने लिया था उसको आप दूसरे सॉल्यूशन में डिप करिए, जो दूसरा सॉल्यूशन था। आपने ये पाया कि रेड कैबेज का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि रेड कैबेज का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। अगर दूसरे सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब कि बेस था वो, इसीलिए उसके कलर में चेंजेज आए और कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो बेस की केस में कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और एसिड की केस में नो चेंज इन कलर आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कहानी को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे बच्चे, वो हमारी बातचीत थी नेचुरल इंडिकेटर पर, जहां पर हम ये समझ पाए कि टर्मरिक और रेड कैबेज ये 2 इंडिकेटर हमारे पास हैं। और एसिड में जाने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ कलर में। एक को बेस में मिलाया तो रेडिश ब्राउन हो गया टर्मरिक, और रेड कैबेज को मिलाया तो वह ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं, यानी इस नेचुरल इंडिकेटर के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ना। तो ये आपका एक क्लियरेंस हो गया कि एसिड और बेस को हम कैसे जान पाएंगे। हम कहते हैं कि इसके और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो दूसरा इंडिकेटर आता है बच्चे, वो दूसरा इंडिकेटर क्या है? वो दूसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। जरा ध्यान से समझिएगा। सेकंड केस में हम ये पढ़ते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। अगर हमें
इस सिंथेटिक इंडिकेटर की बातचीत समझनी हो तो इसके अंतर्गत हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और तीनों पर हम थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो चलो जरा देखते हैं तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे हैं, उसी के बारे में हम आपको समझाते हैं। यानी ये जो पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि हम सिंथेटिक इंडिकेटर के तीनों कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो आपको इसमें बताया गया उसका नाम दिया गया लिटमस सॉल्यूशन, यानी सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं। लिटमस पेपर नहीं, लिटमस सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया। और दूसरे नंबर पे, यानी कि पहली बात हमारी लिटमस सॉल्यूशन की हो गई और दूसरी बात जो हमारी हो रही है वो मिथाइल ऑरेंज की होगी, यानी मिथाइल ऑरेंज, ये दूसरी बात हो गई। और जो इसमें तीसरी बात हम करने वाले हैं वो हमारी बात होगी फेनोल्फथलीन की। ठीक है, फेनोफ, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, यहाँ की स्पेलिंग गलत होती है हर समय एग्जाम में, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी गई है। यही स्पेलिंग है किसकी, फेनोल्फथलीन की। यानी कि हमारे पास 3 केसेस यहाँ पर आई, एक लिटमस सॉल्यूशन, एक मिथाइल ऑरेंज और तीसरा बेटा फेनोल्फथलीन। यानी लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, ये तीनों सिंथेटिक इंडिकेटर के अंतर्गत हमें बताए जा रहे हैं। अब जरा गौर से ये समझना है कि इनकी केस क्या होगी और कैसे इसे समझेंगे। हम कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन एसिड और बेस के साथ किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेगा, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एसिड है, ये बेस। हम कहते हैं कि अगर लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बेटा, हम कहते हैं जो लिटमस सॉल्यूशन हमें दिया जाएगा या तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, या तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका कलर हमेशा हमेशा जो लिटमस हमें मिलेगा या तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा या तो रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा। जैसे छोटी छोटी बॉटल होती है 100 ml की, 50 ml की, उसी में हमें ये लिटमस सॉल्यूशन लैब के अंतर्गत मिलता है। तो बेटा या तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलेगा या तो रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें ये समझना है कि अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, रेड होगा तो क्या होगा। जरा गौर से समझिएगा, अगर आप इसका एसिड में ट्रीटमेंट कराते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर आप एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। यानी कि अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं, यानी कोई सॉल्यूशन आपने लिया, जैसे आपको तो प्रैक्टिकल करना है, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, वो सॉल्यूशन अननोन है, उसमें आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाला, अगर सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है इसका मतलब जो सॉल्यूशन दिया गया वो कैसा है, वो एसिडिक है। और वहीं अगर आप दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या हो जाता है, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो आपको रेड लिटमस यूज करना है, और रेड लिटमस जब आप यूज करेंगे तो रेड लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें जो समझना है वो ये समझना था कि रेड और ब्लू का जो चक्कर बताया गया वो कुछ इसी प्रकार से समझाया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल बात हमारे ये समझ में आ गई कि रेड की केस में क्या होगा और ब्लू की केस में क्या होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि आपने पढ़ा कि अगर आपको एक कोई भी अननोन सॉल्यूशन किसी बीकर में दे दिया जाए और वह अननोन सॉल्यूशन हमें ये चेक करना है कि वह एसिड है या बेस है, कुछ नहीं करना है, आप रेड को डालिए, अगर ब्लू हो गया तो बेस है, ब्लू को डालिए, अगर ब्लू को डालने पर रेड हो जा रहा है इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। सिंपल सी केस है। जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमें क्या होता है, पसीना होता है, हम जानते हैं पसीना एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। कभी आंख में पसीना लग जाए तो जलन होने लगती है, स्वाद में पसीना खट्टा होता है। अगर हम कहते हैं कि अगर यह एसिडिक नेचर का है तो हमें तो पहले से पता है एसिडिक का है। अगर आपको लगता है यह एसिडिक नेचर का है या नहीं है, ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप सीधा लैब में गए, ये नुकसान नहीं करेगा, यानी आप इसे करके भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास ब्लू जैसे आपके पसीना यहाँ लगा, अब ये नहीं बेटा आंख में डाल लो, खोपड़ी में डाल लो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपके हाथ पर, हथेली पर, ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, कलाई के पास, यहां पर पसीना मान लीजिए हो गया। अब अगर पसीना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, आप उसको एक बूंद यहां गिरा दीजिए। अगर उस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है इसका मतलब आपको पसीना है और आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है, ठीक है। जबकि आप खूब नहा वहा करके अगर आए हैं, उस समय आप
ब्लू लिटमस को डालेंगे तो रेड नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होती, न्यूट्रल सिचुएशन में होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रैक्टिकली और समझाऊं तो आप कभी भी देखिए माथे पर आपके पसीना बहुत हो जाता है, आप कुछ नहीं करिए, माथे पर से आप ऐसे पोछिए, हम भारतवासी हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने पसीना पोछा, एक बूंद गिराया किस पर, स्लैब पर, एक बूंद आपने लैब में गिराया और उस एक बूंद पर आपने क्या किया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया। जैसे ही ब्लू डाला, अगर वो बूंद रेड हो गई यानी कि सॉल्यूशन रेड हो गया, ब्लू लिटमस डाला था, तो इसका मतलब जो पसीना आपके निकल रहा है वो एसिडिक। और किसी में अगर रेड को डालने पर ब्लू हो जा रहा है तो इसका मतलब उनका पसीना बेसिक, लेकिन किसी का पसीना बेसिक नहीं होगा, ये श्योर है। तो आप ये भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, लेकिन केवल लिटमस टेस्ट इधर मत करिएगा, ध्यान रखें। मिथाइल ऑरेंज पे आइए। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज ने अपने बारे में कुछ बताया, क्या बताया जरा गौर से सुनिएगा। हमने कहा मिथाइल ऑरेंज को, फिर हम इसको भी दो पार्ट में इसी तरह से समझने का प्रयास किए। एक को हमने एसिड कह दिया और दूसरे को क्या कह दिया, बेस कह दिया। अब हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज की केस में हमने दो पार्ट इसके भी कर दिए, एक को एसिड कह दिया और दूसरे पार्ट को बेटा हमने क्या कह दिया, बेस कह दिया। अब हमें यह समझना है कि अगर एक को एसिड दूसरे को बेस कह रहे हैं तो इसको कैसे समझेंगे। देखो, अगर हम इस केस में मान लो सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑरेंज टू रेड, यानी कि हम कह सकते हैं रेड कलर ऑब्टेन्ड। यानी कुल मिलाकर के हमने ये सीख लिया कि जब हम मिथाइल ऑरेंज का कुछ इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे तो रेड कलर ऑब्टेन हो जाएगा। और दूसरा, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो मिथाइल ऑरेंज को डालने के बाद येलो कलर ऑब्टेन, यानी कि येलो कलर ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज से येलो कलर में ये चेंज आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझ पा रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज अगर हमें ऑरेंज कलर का दिया गया, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर बेसिक में मिलाएंगे तो क्या होगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, मान लो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है, कोई दो सॉल्यूशन आपने लिया, आप उसमें से एक ड्रॉप बाहर निकाल लीजिए सॉल्यूशन में या पूरे सॉल्यूशन में मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस पूरे सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, आपके पास मिथाइल ऑरेंज दिया गया। मिथाइल ऑरेंज भी 100 ml 50 ml की बॉटल्स में आता है। आप उस मिथाइल ऑरेंज को बेटा एक बूंद किस में मिलाओगे, जो गिवन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर उस मिथाइल ऑरेंज को डालने के बाद रेड कलर हो जाता है जो सॉल्यूशन अननोन दिया गया था, तो इसका मतलब वह अननोन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और अगर उस मिथाइल ऑरेंज को डालने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, तो इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। बस आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि कब एसिडिक की बात करेंगे और कब हम बेसिक की बात करेंगे। यानी मिथाइल ऑरेंज जो आप मिला रहे हो, उसको मिलाने के बाद कलर में किस प्रकार से चेंज आ रहा है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कहते हैं फेनोल्फ्थालीन के पास चलेंगे। फेनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है बेटा, इसका खुद का कोई कलर नहीं है। यानी कि अगर हम इस फेनोल्फ्थालीन की बात करें तो ये फेनोल्फ्थालीन कैसा है, हमने कहा ये फेनोल्फ्थालीन कलरलेस है, यानी इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है। अगर यह फेनोल्फ्थालीन कलरलेस है तो इस कलरलेस फेनोल्फ्थालीन को हम एक बार एसिड में मिलाएंगे और एक बार बेस में मिलाएंगे और हम बताएंगे कि क्या चेंज आएगा। तो बच्चे, सबसे पहली बात यह है कि अगर एसिड में मिलाएंगे तो नो चेंज, और बेस में अगर मिलाते हैं तो पिंक कलर ऑब्टेन्ड, यानी कि पिंक कलर अगर आ जाता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक। ध्यान से सुनना, हमने कहा कि अगर हमने फेनोल्फ्थालीन लिया, फेनोल्फ्थालीन की 100 ml की 50 ml की कोई भी बोतल आपने कंसीडर कर ली, ठीक है, उस फेनोल्फ्थालीन को आप एक अननोन सॉल्यूशन आपको दिया गया, आपको नहीं मालूम कि उस सॉल्यूशन में क्या है, वह सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको नहीं पता है। आप उस फेनोल्फ्थालीन की एक बूंद किस में डालेंगे, जो गिवन अननोन सॉल्यूशन है, और आपको यह पता करना है कि जो टीचर ने आपको सॉल्यूशन दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है। आप उस अननोन सॉल्यूशन में जब एक बूंद फेनोल्फ्थालीन की डालेंगे, अगर उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है तो इसका मतलब जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो बेसिक है।
और अगर उस सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज XYZ नहीं आया बेटा, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। बस आपको यही ध्यान रखना है। यानी आपको 3 तरीके बताए गए एसिड बेस चेक करने के लिए। फिर से सुनना, एक अननोन सॉल्यूशन है, उसमें ब्लू लिटमस डाला, अगर रेड हो गया तो एसिड है। एक अननोन सॉल्यूशन है, उसमें रेड लिटमस डाला, अगर ब्लू हो गया तो बेस है। लिटमस टेस्ट क्लियर हो गया। आगा ये मेथाइल ऑरेंज, एक अननोन सॉल्यूशन है, अगर उसमें रेड डालते हो, उसमें अगर मेथाइल ऑरेंज डालते हो, मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, अगर एक अननोन सॉल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज डालते हो और उसका कलर अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। यही तो बताया ना, गिवन सॉल्यूशन एसिडिक। और अगर उसका कलर येलो हो जाता है अननोन सॉल्यूशन का, रेड नहीं हुआ, फिर दोबारा मिलाया येलो हो गया, तो येलो हो गया तो इसका मतलब क्या है, वह क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है। कहते फेनोल्फथालीन का टेस्ट कैसे करेंगे, एक अननोन सॉल्यूशन है, उसमें अगर आपने फेनोल्फथालीन को डाला, अगर कलरलेस हो गया तो वो एसिडिक है, और अगर किसी दूसरे अननोन सॉल्यूशन में मिलाते हो, पिंक कलर ऑब्टेन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फेनोल्फथालीन जो हमें दिया जा रहा है वह यह शो किया कि गिवन अननोन सॉल्यूशन इज बेसिक। यानी कि अगर फेनोल्फथालीन के 1 से 2 ड्रॉप मिलाने के बाद कलर पिंक हो जाता है, यानी कलर में जो चेंज आ रहा है वह कलर में चेंज कैसा है, या पिंक कलर का आ गया, तो इसका मतलब वो फेनोल्फथालीन जो हमने डाला था उसकी वजह से वह कलर में चेंज आया, पिंक हुआ, तो इसका मतलब कि जो गिवन अननोन सॉल्यूशन है बेटा वह कैसा है, वह बेसिक सॉल्यूशन है। यही हमको इसमें समझना था। उम्मीदन आपको ये तीनों बात समझ में आ गई होगी, जहां पर हमने सिंथेटिक इंडिकेटर को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास आपके साथ किया। उम्मीदन आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आ जाने चाहिए कि लिटमस के साथ क्या रोल है, मेथाइल ऑरेंज के साथ क्या है, और फेनोल्फथालीन के साथ क्या रोल है। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हों तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास जो तीसरा सॉल्यूशन प्रेजेंट टाइम में है, यानी कि तीसरा इंडिकेटर जो हमारे पास है वह है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये तीसरे इंडिकेटर पर, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेटा बड़ा ही प्यारा इंडिकेटर ये भी है। हमने, जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी हमने थोड़े समय पहले बताया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते किसे हैं। हमने आपसे डिस्कस किया कि जिसका डिटेक्शन स्मेल के बेसिस पे हो। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल के बेसिस पर जिसको आप डिटेक्ट कर सके, यानी सेंस ऑफ स्मेल की बात की जा रही है। अगर हम स्मेल के बेसिस पर किसी का डिटेक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे एकदम प्यारी सी छोटी सी बात इसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंतर्गत हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि हमारे पास 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमारे सिलेबस में। यानी कि जब हम पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं तो पहला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा अनियन, प्याज के बारे में पढ़ते हैं, और जो दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसको हम कहते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट। ये 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में हमें समझना है, पढ़ना है। अब हम कहते हैं अनियन मतलब प्याज के बारे में आपने सुना होगा। प्याज हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली एक बेहतरीन सब्जियों के अंतर्गत आती है। तो आप देखिए हर खाने में प्याज का उपयोग हो रहा है। आखिर कभी भी आपने सोचा कि प्याज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है तो क्यों है? बड़ा अच्छा केस है। यानी कि आपने कभी भी देखा होगा कि आप कभी होटल में खाना खाने जाते हैं, ढाबे पर जाते हैं, बाहर कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं, आपको जो प्याज मिलती है उसके थोड़े से कलर में भी चेंज रहता है। यानी जो नॉर्मल प्याज हमारे यहाँ है, जैसे हम कट करके क्या करते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं ना, क्या ऐसी प्याज हमें बाहर होटल्स में भी मिलती है? बाहर रेस्टोरेंट, ढाबा, जितनी जगह पर आप जाते आते हैं, क्या यही प्याज आपको मिलती है एकदम ताजी ताजी काट के ले आता है? क्या नहीं, उस प्याज के कलर में भी चेंज होते हैं, और वो प्याज किसी लिक्विड सब्सटेंस में डुबोई रहती है। क्या आप पहुंचते हो तो इतने लोग खाना खाने आ रहे हैं किसी ढाबे पर, तो जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं खटाखट भैया प्याज लाओ, तो तुरंत काट के तुमको प्याज पहुंचाते हैं क्या बेटा? ऐसा नहीं है। तो करते क्या है, वो कटी कटाई प्याज रखे रहते हैं, छील करके कट करके रखे रहते हैं।
तो सर प्याज तो स्मेल करने लगती है, कभी हमें अगर चोखा भी बनाना हो तो हम प्याज तुरंत काट के डालते हैं, प्याज तो स्मेल करने लगेगी ना, फिर वो प्याज छील करके कट करके इतने समय तक कैसे रख लेते हैं? कहें उसमें भी केमिस्ट्री का ही रोल है, केमिस्ट्री का रोल है तभी तो रख पा रहे हैं। जरा देखना, कहते हैं कि अगर प्याज कैसा है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा, तो हम कहते हैं कि एसिड और बेस दोनों के कांटेक्ट में जब हम प्याज को रखेंगे तो जरा गौर से समझिएगा, अगर आप एसिड के कांटेक्ट में रखते हैं प्याज को तो नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, यानी कि स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस के कांटेक्ट में प्याज रखी जाएगी तो स्मेल चेंज्ड हो जाएगी, यानी कि स्मेल डिसअपीयर, यानी ओरिजिनल स्मेल इसकी गायब हो जाएगी। वही सेम कहानी वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ भी है, ठीक है। इसके बारे में आप बहुत नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, आप नाम से केवल याद रखें एसिड और बेस। अगर एसिड में हम क्या करते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड के कांटेक्ट में रखते हैं तो यहां से हम ऑब्टेन करेंगे क्या, नो चेंज इन स्मेल, यानी कि इसकी स्मेल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस के कांटेक्ट में रखेंगे तो स्मेल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी स्मेल डिस्ट्रॉयज, यानी स्मेल चेंज हो जाएगी। कुल मिलाकर हम ये समझते हैं, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये स्मेल के बेसिस पर इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कौन एसिड है कौन बेस। आप कुछ नहीं करिए, अपने घर में यह प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके यहाँ नींबू है, नींबू के रस को निचोड़ दीजिए और उसमें प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा कट करके उस रस में डाल दीजिए। दूसरी तरफ आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे, जो घर में पूड़ी में डालते हैं, यानी आटा गूंथते हैं ना, जब पूड़ी बनाना होता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में आप बेकिंग सोडा लीजिए, उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो उस बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में आप प्याज का एक दूसरा टुकड़ा डाल दीजिए। यानी दो आपने पॉट लिए जिसमें एक में आपने नींबू का रस रखा हुआ है साइट्रिक एसिड, और दूसरे में आपने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रखा। दोनों में प्याज के एक छोटे टुकड़े को डाल करके थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप उस प्याज का छोटा टुकड़ा दोनों में से निकालिए, जो नींबू के रस में आपने डिबो कर रखा था, उस प्याज के टुकड़े को जब आप सूंघेंगे तो जो प्याज की एक्चुअल स्मेल थी वो उसमें बरकरार मिलेगी, क्योंकि नींबू का रस एक एसिडिक नेचर का होता है, जबकि जो बेकिंग सोडा में आपने प्याज को डुबो कर रखा था, उस प्याज को जब बाहर निकाल करके आप स्मेल करेंगे तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, उसकी स्मेल में चेंज मिलेगा। वह प्याज की ओरिजिनल स्मेल आपको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी, जबकि इधर जो आपने पहले एसिड में डाला था उसमें स्मेल आपको मिल जाएगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिसमें स्मेल प्याज की बरकरार मिली वह एसिड है, जिसमें स्मेल गायब हो गई प्याज की वो बेस है। यानी कि प्याज को आप किसी सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ दीजिए, बाद में आप प्याज की स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्याज की ओरिजिनल स्मेल आपको मिल रही है तो प्याज जिस सॉल्यूशन में रखा था वो एसिडिक है, और अगर जिसमें ओरिजिनल स्मेल प्याज की गायब हो गई, इसका मतलब वह सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था। इस बेसिस पर भी आप एसिड और बेस का डिटेक्शन कर सकते हैं। यानी कोई भी अननोन सॉल्यूशन अगर आपको बेटा दे दिया जाए, उस अननोन सॉल्यूशन को दो डिफरेंट पॉट में रखिए, उसमें प्याज के टुकड़े डाल करके छोड़ दीजिए। कुछ वक्त के बाद उस प्याज को निकाल करके उसको मसल करके उसकी स्मेल को आप जरा लीजिए। अगर आपको प्याज की ओरिजिनल स्मेल पता चलती है तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में प्याज की ओरिजिनल स्मेल मिल जाती है वो एसिडिक इन नेचर है, जिसमें प्याज की ओरिजिनल स्मेल नहीं मिलेगी वह सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है। बस यही से हम सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में जान पाते हैं। यानी कि प्याज के एसिडिक और बेसिक कॉन्सेप्ट का भी जिक्र हमने आपके साथ कर दिया। अच्छा, तो फिर
उस ढाबे में जो प्याज कटोरी में आती है सर, वो प्याज एसिड में रखी रहती है क्या? जी हाँ, उस ढाबे में जो प्याज मिली थी वो सिरके के अंदर रखी जाती है बेटा। यानी कि अगर आपको सही सही बताएं तो प्याज को कट करके बल्क में सिरके में डुबो कर रखते हैं, और जब कोई पहुंचता है तो दो चार कतरा उसे दे देते हैं कटोरी में करके, तो कभी भी उस प्याज की स्मेल में चेंज नहीं आता, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट वहां पर है। और उस प्याज को रखा किसमें गया है? सिरके में। तो सिरके में रखी हुई प्याज की स्मेल कभी बदलती नहीं। क्यों? क्योंकि सिरके में रखी हुई प्याज की स्मेल इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जो प्याज सिरके में रखी गई तो सिरका एसिडिक नेचर का होता है, तो प्याज की स्मेल कभी गायब नहीं होगी। जबकि दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर बेसिक में रखी गई होती तो उसकी ओरिजिनल स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती। यही सेम कॉन्सेप्ट वैनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी है। एसिड में नो चेंज इन स्मेल, लेकिन बेस में स्मेल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी बेस में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेकंड टॉपिक इंडिकेटर का हो गया। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंतर्गत हमने ये बातें कर ली। और लास्ट टॉपिक है इसमें फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी कि अब हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बातचीत आपसे करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम ये पढ़ते हैं बेटा कि ये डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। यानी इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। यानी कि हम कह सकते हैं विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। यानी आप कह सकते हो इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। यानी ये अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ given unknown solution। which gives information about एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन। ये तो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर की कहानी हो गई। अब बेटा इससे हमें किसी भी एसिड या बेस के बारे में पता चलता है। यानी कोई सॉल्यूशन अगर हमें दिया जाए, वह सॉल्यूशन एसिडिक है या वह सॉल्यूशन बेसिक है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से इसके बारे में पता चल जाएगा। कहे हाँ बात ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यह यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलेगा कैसे, किस फॉर्म में मिलता है? तो कहते हैं एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेटा पीएच पेपर का। ठीक है, एक आता है पीएच पेपर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो पीएच पेपर कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ये भी होता है। अब आप इसकी अगर आप इसकी स्ट्रिप्स बना ले छोटी छोटी, ठीक है, इसमें कलर कोडिंग होती है। यानी कि अगर आप स्ट्रिप्स इसकी लेते हैं और आप डिफरेंट सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे सॉल्यूशंस आपने कंसीडर कर लिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपने सॉल्यूशन कंसीडर किया, तो ये क्या करता है? हर सॉल्यूशन के साथ अलग अलग कलर शो करेगा, और उसके कलर कोडिंग के बेसिस पर हम क्या करते हैं? हम उसके पीएच को डिफाइन कर सकते हैं। यानी उसके कलर कोडिंग के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है, यानी वह कितना एसिडिक है, यानी उसकी एसिडिटी के बारे में हम बता सकते हैं। पीएच पेपर, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि आपको यह समझना होगा कि अगर पीएच किसी की वन, मतलब अगर कोई रेड कलर का है तो उसकी पीएच क्या होगी, कोई ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, क्या है, उसके बेसिस पर हम बताते हैं। लेकिन ये आपको ज्यादा समझ कब आएगा? जब आप पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज पीएच। तो पीएच का मतलब होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन कंसंट्रेशन। यानी कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है
उसी के बेसिस पर हम पावर को पीएच को डिफाइन करते हैं। उसके बाद बेटा आता है पीएच स्केल। अगर हम पीएच स्केल के बारे में बात करें तो यह एक स्केल होती है जिसमें हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं 1 से लगा करके, यहाँ 7 कहते हैं, यहाँ पर 14 कहते हैं। यह पीएच स्केल किसको बताती है? यह पीएच बताती है कि ये 1 से 7 तक की कहानी, ये एसिड होता है, यहाँ से यहाँ तक बेस का प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर 7 की बात करते हैं तो यह न्यूट्रल होता है। यानी अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वह न्यूट्रल है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह एसिडिक है, किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वह बेसिक है। यानी अगर आपको पीएच की वैल्यू बात करनी है तो अगर पीएच लेस देन 7 तो ये क्या कहलाता है? यह एसिडिक है। अगर pH इज इक्वल टू 7 तो ये क्या है? यह आपका न्यूट्रल है। और दूसरे केस में हम पढ़ते हैं कि अगर pH इज ग्रेटर देन 7 तो ये क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए गए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या होता है? H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीजेस। जबकि OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज करती है बेटा। H+ की कंसंट्रेशन घटती है लेकिन OH की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। और आप ये भी कह सकते हो कि pH की जो वैल्यू है, यानी कि आप देखिए इधर क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर क्या होगी? कम हो जाएगी। तो pH की वैल्यू हमेशा हमेशा H+ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर हाइड्रोजन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH की वैल्यू क्या? कम है। अगर OH के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें समझना है। लेकिन अब समझना है कि अगर हमें पीएच स्केल के बारे में पता हो गया, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, तो इसको हम जज कैसे करेंगे? आपको मैं बताता हूं कि इसको जज करने का क्या तरीका है। जज करने का तरीका ये है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे एक ऐसे बॉटल दे दी जाए, ठीक है, एक ऐसे कोई भी बॉटल दे दी गई, ये कैप हो गया। इस बॉटल में क्या होगा? इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर भरा होता है। क्या होता है? इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर फिल्ड होता है। आप सीधा काम पे बात करते हैं। अगर इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर फिल्ड है, आपको दूसरे ऐसे, आपको क्या किया गया? आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्यूब में ढेर सारे सॉल्यूशन भर दिए गए, ठीक है। आपको क्या करना है? एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, सीधा एप्लीकेशन पे आ गए हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये यहां पर ऐसे कलर भर दिए गए, ये सॉल्यूशन इसमें फिल किया गया, सब में कोई ना कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह का ट्यूब आपको दे दिया, ठीक है। और इसमें एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो आपको ऐसे एक लाइन बनाई गई, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ऐसे दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये दिया गया। ये क्या है? ये पीएच है किसी की, और यहां पर उसका कलर बताया गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर किसी की पीएच वैल्यू क्या है? 1 है, तो उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर बिल्कुल रेड होगा, ठीक है। किसी की पीएच वैल्यू अगर 14 कब होगी, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर बेटा वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं वॉयलेट, हम कहते हैं कि 14, अगर pH 14 है तो कलर वॉयलेट होगा, pH 1 है तो रेड होगा। आपको क्या करना है? इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को ड्रॉप वाइज आप क्या करोगे? सब में डालोगे, ठीक है। एक एक ड्रॉप आपने सब में ऐड कर दिया। जब एक एक ड्रॉप आप सिंगल ड्रॉप इसकी इसमें डालोगे तो किसी में कलर रेड आएगा, किसी में ब्लू आएगा, किसी में वॉयलेट आएगा, किसी में ग्रीन आएगा, ठीक है, किसी में पिंक आएगा। ये जो कलर आ रहा है ये कलर कोडिंग इसमें लिखी होगी, ठीक है, इसमें कलर कोडिंग क्या होगी? दी जाएगी। और अगर किसी का रेड आया, यानी कि इसको मान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया, कलर क्या आ गया? रेड आ गया। रेड आ गया तो इसका मतलब उसकी पीएच क्या है? 1 है। और
अगर उसकी पीएच 1 है तो वो क्या कहलाएगा, वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर किसी की मान लो कलर वॉयलेट आ गया, अब वॉयलेट आया तो उसकी पीएच क्या हो जाएगा 14, तो वह एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इसके बेसिस पर हम एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जरा ये समझिएगा, हमने अभी आपको ये पीएच स्केल के बारे में बताया। हमने कहा कि ये पीएच में ये 1 है, ये 7 है और ये क्या है 14 है, यही तो बात हुई। हम कहते हैं कि ये हमारा एसिड का पोर्शन है, यानी ये पोर्शन हमारा किसका है, एसिड का है। ये पोर्शन क्या है, बेस का है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहां तक की जो बात होगी वो पोर्शन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। यहां से यहां तक क्या होगा, ये वीक एसिड होगा बेटा। यहां से यहां तक क्या होगा, यह वीक बेस होगा। यहां से यहां तक क्या होगा, यह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये 10.5 मान लो और इसे हम 3.5 मान लेते हैं। यानी कि 1 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया। अगर उससे ज्यादा आता है तो वीक एसिड, फिर वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी आप कह सकते हो उसकी एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। यानी कि हम कह सकते हैं पीएच एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जो पीएच है वह बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की पीएच वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। अगर मान लो किसी की पीएच 14 है तो इसका मतलब वह बेसिक है। किसी की पीएच कम है तो उसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच कम होगी तो वह मैक्सिमम चांसेज है उसके एसिडिक होने के, और अगर पीएच ज्यादा हो जाएगी तो वह क्या होगा, वह बेसिक होगा। यानी किसी के एसिड और बेस के बारे में हम आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट था। उम्मीदन बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझना यह है कि पीएच यानी कि हम पीएच के बेसिस पर किसी की एसिड और बेस के बारे में पता कर सकते हैं, और उसके कलर के बेसिस पर उसकी पीएच वैल्यू भी हम बता सकते हैं। ये बात आपको उम्मीदन 100% समझ में आ जानी चाहिए। पीएच का क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको क्लियरली समझा दिया। एक दो बात इसमें और है, और आगे के भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीएच अगर किसी की निकालनी हो, यानी कि कैलकुलेशन की बात करें, तो पीएच इज इक्वल टू बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। यानी कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस यह फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर हम किसी की पीएच क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी किसी का पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सी कहानी समझिए, आपको 8-10 सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है, अलग अलग। किसी में टमाटर का जूस, किसी में आम का जूस, किसी में पसीना, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में जो आपको अच्छा लगे। 8-10 आप सॉल्यूशन ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में। आपके पास लैब में यूनिवर्सल इंडिकेटर पाया जाता है, आप सभी में एक एक बूंद डाल दीजिए। उसके बाद जो उसमें कलर ऑब्टेन हो रहा है उस कलर को आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसमें क्या कलर बन रहा है। उसके बाद पीएच का जो स्केल है उससे मैच कराइए कि रेड कलर पे पीएच कितनी होगी, ग्रीन पर पीएच कितनी होगी, ब्लू पर पीएच कितनी होगी, वायलेट पर पीएच कितनी होगी। और उसके बाद उसके पीएच के बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। यानी कि जब आपको कलर मिल जाएगा, यह एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है, जब आपको उसके अंदर कलर का कॉन्सेप्ट ऑब्टेन हो जाएगा तो आप आसानी से उसके अंदर पीएच को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी सबसे पहले आपको ढेर सारे सॉल्यूशन लेना है, उसमें सब में यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक एक बूंद डाल देनी है। जो कलर ऑब्टेन हो रहा है उसे नोट कर लेना है। सॉल्यूशन 1 में क्या हुआ, 2 में, 3 में, 10 तक सॉल्यूशन में क्या कलर ऑब्टेन किया आपने। जो कलर्ड आपने ऑब्टेन किया उसको आप पीएच की स्केल से मैच कराइए, उस कलर पर कौन सा पीएच वैल्यू आती है और उसको मैच कराइए। और अभी हमने आपको बताया ही है कि किसकी पीएच ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर पीएच ज्यादा आ रही, 7 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का हो गया। अगर किसी की पीएच 7 से कम आ रही है तो वो एसिडिक हो गया, एसिड बेस का डिटेक्शन हो सकता है। और अगर पीएच बहुत कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और पीएच बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हम हम क्या करेंगे, हम इसको क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। यानी कि पीएच का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको समझने का ये तरीका हमने आपको समझाया है। उम्मीदन हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पूरी की पूरी बात हमने बताया बेटा, हमने पूरा इंडिकेटर टॉपिक आपको क्लियर करा दिया। इस इंडिकेटर में एक छोटा सा केस है, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, जो इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पीएच का हमारे डेली लाइफ में रोल क्या है, ये जब चैप्टर खत्म होगा तो जो इसका लास्ट टॉपिक होगा तो वहां पर हम आपसे ये डिस्कस कर लेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है। ठीक है, उम्मीदन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, ये लगभग 1 घंटे टाइम जरूर लगा, लेकिन इसमें हमने इंडिकेटर का A to Z क्लियर करा दिया है। और एसिड बेस्ड सॉल्ट का जो पहला टॉपिक इंडिकेटर था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार का कोई सस्पेंस, कोई कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखें। हम आपकी सभी परेशानियों का निदान जल्द से जल्द अवश्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बढ़िया लगी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेक्चर सेकंड आज कंप्लीट हो गया है। इंडिकेटर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर एसिड बेस्ड सॉल्ट के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। फिर मिलेंगे कल, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 के बारे में, और वहां पर हम आपको बताएंगे एसिड कॉन्सेप्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।